तो धामी की धमक ये आज का विषय है और तमाम मेहमान इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। इनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, शीशपाल सिंह बिष्ट जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, दीपक रावत जी यूकेडी नेता है और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। संजीव जी, ये बहुत हर्ष का विषय आप लोगों के लिए है, गौरव का विषय उत्तराखंड के लिए कि हमारे मुख्यमंत्री को राज्य के बाद अब राष्ट्रीय फलक पर पहचान और ज्यादा बढ़ रही है उनकी। क्या कहेंगे शॉर्ट में आपका वक्तव्य? पहले देवी जी, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी युवा नेतृत्व, युवा सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी और जो बोलना है उसको कर दिखाना है। तो एक विश्वास का जो वातावरण उन्होंने उत्तराखंड में कायम किया है, उसकी धमक राष्ट्रीय स्तर पर भी साफ देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 राज्यों में चुनाव प्रचार किया गया और जहाँ जहाँ वो गए वहाँ पर हमको 100% विजय मिली, तो ये उनकी एक जो स्पष्ट नीति है, एक जो एक छाप बनी है, दृढ़ इच्छा शक्ति और एक जो नेतृत्व क्षमता उनकी पूरे उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों के जनता ने भी एक उसको स्वीकार किया। तो मैं सोचता हूँ उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा एक गर्व का विषय है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समय समय पर जितने भी जनता के साथ वायदे किए, जैसे अभी 2022 का हमारा चुनाव चल रहा था, उन्होंने जनता के साथ वायदा किया था हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट बैठक में हम यूसीसी लेकर आएंगे। ऐसा ही हुआ और बहुत ही जल्दी उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर यूसीसी लागू होगा। उसके बाद आप चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, कठोर धर्मांतरण कानून की बात करें, 30% मातृशक्ति का क्षैतिज आरक्षण की बात करें, आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण की और पेंशन की बात करें, चाहे आप पर्यावरण मित्रों के मानदेय को बढ़ाने की बात करें, चाहे आप तमाम कई सारे ऐसे विषय हैं और रिकॉर्ड कायम किया है उन्होंने। और उत्तराखंड हर दिशा में नंबर 1 की आज भूमिका में है और 2025 तक उत्तराखंड ड्रग फ्री स्टेट बनेगा। मैं सोचता हूँ जितनी भी आप चीजों को देखते हैं और 93.75% मत लेकर एक जो उन्होंने एक ऐसा अभेद्य कीर्तिमान स्थापित किया जो भूतो न भविष्यति, मैं सोचता हूँ इस रिकॉर्ड को शायद कोई आने वाले भविष्य में भी कोई ध्वस्त नहीं कर पाएगा। तो ये उनकी एक बड़ी पॉपुलैरिटी है। और जिस तरह से अभी सिलकारा में जो 41 हमारे मजदूर भाई उसमें फंस गए थे टनल के अंदर, उसमें उन्होंने जो गुड गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा जीता जागता एक उदाहरण पूरे प्रदेश और देश के सामने पेश किया, जहां पर उन्होंने सप्ताह भर ग्राउंड जीरो पर कैंपिंग करके रखा, तमाम अधिकारियों को वहां से दिशा निर्देश देते गए। तो मैं उनकी जो एक संवेदनशीलता है उसका भी उसके लिए उनका आभार भी व्यक्त करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं जो उत्तराखंड को एक नई दिशा और एक नया जो जिस प्रकार से मैंने कई सारी बात का जिक्र किया, साथ में जो हमारा महत्वपूर्ण है वो किसानों का है। किसानों को पूर्व की सरकारें गन्ना मूल्यों में 4-4, 5-5 साल लटका के रखती थी। हमारी सरकार में इंस्टेंट हर साल गन्ना मूल्य का तुरंत भुगतान किया जा रहा है। किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पर दिया जा रहा है। उनकी आय को दोगुना करने के लिए उनकी सॉइल टेस्टिंग और तमाम तरीके के जो अच्छे बीज, उन्नत बीज और जो इक्विपमेंट्स, उसमें 80% तक की हमारी सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। तो मैं सोचता हूँ हर वर्ग को, आप चाहे कहीं से कहीं तक देखें, हर वर्ग इसमें लाभान्वित हुआ है और यही इस छवि का लाभ उनका प्रदेश के साथ साथ देश को भी मिला है। बिल्कुल। शीशपाल सिंह बिष्ट जी, आपके पास आऊंगी शॉर्ट में। आपका वक्तव्य क्या कहेंगे? प्रदेश के लिए गौरव की बात नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर जो है इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है कि हर जगह धामी धामी का डंका बज रहा है? दिव्य दर्शनी जी, किस पॉपुलैरिटी की बात आप कर रहे हैं? धामी जी पहले मुख्यमंत्री हैं इस देश के जो दूसरे राज्यों में शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं। अरे भैया, जिस पार्टी की सरकार बनती है उसके सभी मुख्यमंत्रियों को वहां आमंत्रित किया जाता है। मैं देख रहा था स्क्रिप्ट में कि साहब जो है विशिष्ट अतिथि के तौर पर बुलाया गया, तो जो है अन्य मुख्यमंत्रियों को क्या सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर वहां बुलाया गया। अरे ये जो है खुद जो है खुश होने वाली बात है, अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है।
अरे धामी जी की अगर धमक होती, यहाँ पर आप देखिए खनन माफियाओं के हाथ में आप खेल रहे हैं, शराब माफियाओं की जो है पो बाहर आई हुई है। अभी जो है आपके शिव अरोड़ा उधम सिंह नगर के विधायक हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा था, वो खुलेआम कह रहे थे कि साहब जो है यहाँ पर घर घर मोहल्ले में जो है शराब खुलेआम बिक रही है, जहरीली शराब। देखिए हरिद्वार के अंदर आपने देखा पंचायत चुनाव में जिस तरीके से जो है जहरीली शराब से तमाम लोगों की मौतें हुई, आज तक किस पर कार्रवाई हुई? और बेरोजगार लोगों के ऊपर आप हमारे बेरोजगार छात्रों में जिस तरीके से लाठी भाड़ गिरे थे, वो तो धामी, शायद वो धामी जी की धमक अगर मानते होंगे। बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में अभी तक वीआईपी कौन है उसका खुलासा नहीं हो रहा। आपके मंत्री जो है सदन में बेशर्मी से बयान देते हैं कि साहब कमराई वीआईपी है, तो इसको हम धामी जी की धमक माने? जो है डबल इंजन जो है हाँफ रहा है, पहाड़ नहीं चढ़ पा रहा है, तो इसको हम धामी जी की धमक माने? मालन नदी का जो है पुल गिर गया और वहां की जो विधायक है, जो विधानसभा अध्यक्ष भी है, खुलेआम जो है कहती हुई सुनाई गई कि जो है अधिकारी की उनकी सुन नहीं रहे। वो पहले से कह रहे थे कि साहब यहाँ पर जो है अवैध काम हो रहा है, अवैध तरीके से खनन हो रहा है, तो ये धामी जी की धमक है। तो यहाँ पर तो हमको शर्मसार होना पड़ रहा है। आप जो है पहाड़ को किस दिशा में धकेल रहे हैं? आप लगातार देखिए यहाँ पर मातृ शक्ति कानून व्यवस्था के मामलों को उठा रही है। 21-22 में 872 बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार एनसीआरबी का डाटा है, और 23-24 जो है 22-23 का डाटा आ चुका है, उसमें तो हालत और भी खराब है। तो आप कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, हमारे बेरोजगारों को जो है आप रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, आप राज्य का विकास नहीं कर रहे, आप जो है इन्वेस्टर मीट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 2018 में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था भाई, उस पर तो श्वेत पत्र जारी कर दीजिए। और अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश के मुख्य सचिव ने समीक्षा की सिंगल विंडो की, जिसकी ये बड़ी बात करते हैं। 5,000 करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव हैं सितंबर तक के, वो जो है सिंगल विंडो में फंसे हुए हैं। तो आप बताइए ना आप सिंगल विंडो जो है उद्योगपतियों को दे पा रहे हैं, जो बेरोजगार तमाम जो मुख्यमंत्री की योजनाएं हैं यहाँ पर, जो डेवलपमेंट के रोजगार के लिए, रिवर माइग्रेशन के लिए जो है, उसमें लाखों बेरोजगारों के आवेदन है, उसमें से 10% स्वीकृत हो रहे हैं, वो भी जो है बैंकों में धक्के खा रहे हैं, चप्पल जूते घिस रहे हैं। तो क्या आप दे रहे हैं प्रदेश में? आप बताइए ना। ठीक है, आप उस पे चर्चा करेंगे। रोजगार जो आप यहाँ पर जो देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में सिडकुल बसाने का काम कांग्रेस की सरकारों ने किया था, वहां लगातार उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, वो क्यों जो है बंद करके जाने के लिए मजबूर है? उस पर कभी सरकार जो है समीक्षा करने के लिए तैयार नहीं। तो चारों तरफ नाकामी ही नाकामी है। और धामी जी को तो उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी सहयोग नहीं कर रहे, एकला चलो की राह पर है, उसी को वो अपनी धमक मानते होंगे तो भगवान जाने। बाकी जिनको लाल बत्ती की दरकरार है, चाटुकारिता कर रही है मुख्यमंत्री की, तो वो जो है गुणगान कर रहे होंगे। इसके अलावा तो उनके मंत्री भी जो है उनकी सुनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या जो है अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे, तो कैसी धमक? उस पर चर्चा करेंगे। दीपक रावत जी, आप लोगों को क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री की धमक बढ़ रही है, या कहा जा रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है, कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर ये मानना है कि पुष्कर सिंह धामी जी की धमक बढ़ रही है, तो निसंदेह ये उनका मानना सही है, वो इसको प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन जो यथार्थ है वो ये है कि कहीं ना कहीं पर अगर हम ये मान लें कि पुष्कर सिंह धामी जी का जो धमक है वो पूरे तीनों राज्यों में जहां ये भारतीय जनता पार्टी जीती है, वहां पर इस धमक की वजह से जीती है, तो फिर हमें बाकी जितने भी जो स्टार प्रचारक थे उनकी धमक को फीका मानना पड़ेगा। हमें मानना पड़ेगा कि इनकी अगर जो बात आज कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, अगर ये कहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी की वजह से तीनों राज्य जीते हैं, जहां जहां पर जिन विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी जी जिन्हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराई या प्रचार प्रसार करा, वहां पर बम्पर वोटों से जीते हैं, तो मुझे तो लगता है पुष्कर सिंह धामी जी आने वाले भविष्य के हमारे प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, और उसके उलट जो उत्तराखंड में यहाँ की जो स्थिति है, जब हम उसका आकलन करते हैं, तब ये चीजें ऐसी लगती हैं कि सिर्फ प्रचार प्रसार किया जा रहा है और एक सेट किया जा रहा है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए एक स्टेज तैयार किया जा रहा है, जहां पर पुष्कर सिंह धामी जी को एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। ये उसी का ही एक पार्ट है जो आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोई बातें कह रही है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बाकी स्टार प्रचारक भी होंगे, लेकिन तवज्जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री को मिल रही है, ये कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे तवज्जो मिल रहे तो कोई गलत बात नहीं है, और ये सदियों से चल के आया। जब हमारा देश आज़ाद हुआ
और हम लोकतांत्रिक प्रणाली में आए, तो हमारे देश में जिन जिन पार्टियां जो पार्टियां सरकार में रही है, जो वजूद के साथ आगे वोट बैंक से आगे आई है, उन्होंने अपने नेतृत्व को स्वीकारा है। तो कोई गलत बात नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर उसको स्वीकार कर रही, हमारे मुख्यमंत्री को स्वीकार कर रही, तो कोई गलत बात नहीं है। और अगर प्रतिशोध की जो पार्टियां हैं, जो प्रतिपक्ष की जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको अगर थोड़ा सा बुरा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि उनको सीखना भी चाहिए। राजनीतिक एनालिसिस है कि आप जब राजनीतिक पार्टी में हो तो आपको सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए वोट हो जाता है, क्योंकि आपके पास अगर वोट बैंक ज़्यादा है, आपके कारण से वोट की संख्या बढ़ी है, तो ये स्वीकार्यता है हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि वोट की ही राजनीति होती। कोई भी दलगत जो संगठन है, जो दलगत राजनीति करते हैं, उनके पास और कोई बहुत बड़ा हथियार, सबसे बड़ा हथियार वोट होता है। और यदि धामी जी के कारण से वोट बैंक बढ़ा है, वो माना उस कैंडिडेट को 100 वोट मिलने थे और धामी जी के कारण से 200 वोट मिल गए हैं, तो स्वाभाविक है कि उनकी पार्टी उनका महिमा मंडन करे, उनको आगे बढ़ाए, उनकी प्रशंसा करे। और दूसरी प्रतिपक्ष की पार्टियों को भी सीखना चाहिए कि एक व्यक्ति के पास क्या कुशलता है कि छोटे से लेकर के उनकी उम्र से बड़ा कार्यकर्ता भी उनसे खुश है। हमारी जो दूसरी प्रतिपक्ष की पार्टियां हैं, वो एक दूसरे से नाराज रहती है। प्रतिपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो हम पूरे देश भर की जब राजनीति की बात करते हैं, या हम अपने उत्तराखंड की राजनीति की बात करते हैं, तो हमारे राज्य में प्रतिपक्ष कभी कभी कमजोर दिखाई देता है। बहुत सारे मुद्दों पे वो अपनी बात आगे रखते हैं, लेकिन उनके बगल वाला उनका कार्यकर्ता उस बात को आधा अधूरी आगे बढ़ाता है या उस बात से क्विट कर देता है। तो क्या होता है कि संगठन की ताकत कमजोर दिखाई देती है। तो जो ये कुशलता है, जो कार्य कुशलता है हमारे मुख्यमंत्री जी की, आप देखिए कि छोटे कार्यकर्ता से लेकर के भारतीय जनता पार्टी में बड़ा कार्यकर्ता, उनकी उम्र से बड़ा, तो वो भी खुश है। यानी कि हमारे जो मुख्यमंत्री है 40 से 50 साल की उम्र के बीच के हैं, अभी उन्होंने 50 भी क्रॉस नहीं किया है। और ऐसे उम्र में अगर आदमी के पास ये कुशलता आ रही है, तो स्वाभाविक तौर पे उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इस देश की कमान उनके संगठन के लोग उनको कोई कमान सौंपते हैं तो सौंपना चाहिए, क्योंकि उनकी कुशलता है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संगठित रखा हुआ है, कोई भी कार्यकर्ता उनसे नाराज नहीं दिखता है, न मीडिया में आता है, न वो अपना आर्गुमेंट कहीं पर सड़क में या कहीं पर भी किसी को दिखाता है। सब लोग एक मुट्ठी में उन्होंने रखे हुए हैं, जबकि आज तक भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जब भी वो सत्ता में आए तभी उन्होंने मुख्यमंत्री बदले। तो धामी जी अगर इतिहास रचते हैं तो वो एक शुभ संकेत है। और राज्य के लोगों के लिए भी अच्छा है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलना ये थोड़ा सा दिक्कत, और इसीलिए हम लोग बहुत सारी चीजों में पिछड़े हैं। हमारा राज्य बहुत सारे विकास के कामों में पिछड़ता गया है। कई बार हमने यूपी की कॉपी की है अपने विकास के कामों को लेकर के। हम बार बार कहते हैं कि हिमाचल की कॉपी कीजिए, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी जो राज्य मंत्रियों की जो लिस्ट आई है, उन्होंने जो जिस विषय का जानकार है उसकी जिम्मेदारी उसको दी। अगर वो जिम्मेदारी नहीं निभाए तो स्वाभाविक है 2024 सामने पर है, रिजल्ट जनता दे देगी। संजीव वर्मा जी, जब आप लोग बतौर प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम कार्यकर्ता बेस पार्टी हैं, चाहे कोई भी बड़ा से बड़ा नेता और छोटे से छोटा नेता, आपने डिफरेंसेस देखे हैं। 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले 3 मुख्यमंत्री बदलना, उसमें से सबसे ज्यादा कार्यकाल आपका अगर इतने सालों में देखें एनडी तिवारी के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा है। धामी जी में ऐसा क्या स्पेशल मानते हैं? दिव्य जी देखिए, युवा नेतृत्व है, युवा सोच है, और एक काम करने की क्षमता है, एक जज्बा है, और जो जनता से जो वायदा कर दिया उस वायदे को पूरे शिद्दत के साथ निभाना। मैं ऐसे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। हमारे जितने भी सीएम रहे सभी श्रेष्ठ रहे हैं, सभी श्रेष्ठ रहे, लेकिन ये क्योंकि युवा हैं, काम करने का एक जोश है, काम करने का एक जज्बा है, और दिन रात एक करके कि मेरे को जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजन 2025 लिया है कि मेरे को उत्तराखंड को देश का एक सर्वोच्च राज्य बनाना है। यहाँ पर रोजगार के तमाम साधन हमने डेवलप करने, चाहे रोजगार की बात करें चाहे स्वरोजगार की बात करें। अभी जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हुआ है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2.5 लाख करोड़ रुपए का जो लक्ष्य रखा गया था, वो हम पहले भी आपके चैनल पे कई डिबेट में बोलते रहे कि हम बियॉन्ड जो लक्ष्य है हम इसके बहुत आगे जाएंगे, और हुआ भी यही। क्योंकि हमको विश्वास था कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर चीज में एक रिकॉर्ड कायम करने का उनके अंदर जो एक
क्षमता है, उस क्षमता को वो हर जगह प्रदर्शित करते हैं। यही कारण है कि हमारा प्रदेश का प्रदेश की जनता भी उन पर विश्वास करती है और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व भी उनके ऊपर विश्वास कर रहा है। और आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो विश्वसनीयता, मोदी है तो मुमकिन है, यानी कोई भी ऐसा काम जो माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी जनता से आज तक वायदे किए, उनको पूरी तरह से खरा वो उसके ऊपर उतरे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस प्रकार का एक जो वातावरण विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तुष्टिकरण किसी का नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर चलते हुए, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे अटल आवास योजना हो, चाहे डबल इंजन का 1.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं, परियोजनाएं जो उत्तराखंड में गतिमान हो, आप देखिएगा पहाड़ों पर रेल चढ़ाने का जो एक मैं सोचता हूँ एक बड़ा काम और बड़ा एक कीर्तिमान, आप इसको मात्र आवागमन के साधन के रूप में ना देखिएगा, बल्कि आने वाला जो भविष्य में जो पर्वतीय क्षेत्रों का जो एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, ये हमारा ऑल वेदर रोड, एक्सप्रेस हाईवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस हाईवे और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, ये तीनों उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से इस बार 55 लाख हमारे चारधाम के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, ये आंकड़ा भी आगे चलकर करोड़ और करोड़ के भी पार जाने वाला है, जिससे दिव्या जी देखिए जो हमारा हरिद्वार से लेके और चार धाम तक का जितना भी एरिया है, वो उस पे जितने लोग वहां पर निवास करते हैं वो उनके लिए एक लाइफलाइन का काम करती है हमारी चारधाम यात्रा। और चारधाम यात्रा की वजह से उनके पूरे साल भर की जीविका आजीविका चलती है। ठीक है। तो जितना ज्यादा श्रद्धालु आएगा उतना ही उनके आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से चाहे मातृशक्ति के जो एनजीओज हैं, जो एनजीओज हैं 6 लाख की संख्या में इस समय मातृशक्ति के एनजीओज हैं, उनको उनके लिए काम कर रहे हैं, लगातार उनको सब्सिडी दे रहे हैं उनके, और उनके वो जितना उत्पाद तैयार करते हैं उन्होंने दिशा निर्देश दिए अपने तमाम विभागों को कि सबसे पहले जहां जहां पर भी इनके द्वारा तैयार उत्पाद की आवश्यकता है, सबसे पहले मातृशक्ति के उत्पादों को खरीदा जाए। तो उनके लिए एक मार्केटिंग की एक बड़ी व्यवस्था हुई है। ठीक है। तो जी शीशपाल जी, जब आप लोग कहते हैं 5 साल के कार्यकाल में हमने बोला कि 3 मुख्यमंत्री बदल गए, उसमें विपक्ष ने भी बहुत सवाल उठाए थे कि आपके स्थिर मुख्यमंत्री नहीं है, कार्यकाल पूरा नहीं करने दिया जा रहा है, हेरफेर किया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री की अगर लोकप्रियता बढ़ती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी नजर आती है कि मुख्यमंत्री कंटिन्यू करेंगे। क्या ये सही बात नहीं है आपके लिए और आपके स्टेट के लिए? लिखिए दिव्य दर्शनी जी, विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री को हटाइए। भाजपा के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों से पूछ लीजिए, जो खुलेआम कह रहे हैं। एक मुख्यमंत्री तो कह रहे थे कि जो है उनका वीडियो वायरल हुआ कि 20% और 40% कमीशन के बिना उत्तराखंड के किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा। दूसरे मुख्यमंत्री तो जो है सरकार के हर फैसले में जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार है, जिस पर कि मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुलता। उस भ्रष्टाचार पर वो लगाम नहीं लगा पा रहे। और आप देखिए कि धामी की धमक मुझे तो आज तक दिखाई नहीं दी, क्योंकि लोकायुक्त का वादा करके आप जो है चुनाव में गए, वो लोकायुक्त तक आज तक जो है राज्य की जनता को नहीं मिला। वो जो है परवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद भी 3 साल से ज्यादा समय हो गया, विधानसभा की जो है पता नहीं किस तिजोरी में बंद है, कहाँ उस पर धूल चढ़ रही है, कोई उसकी धूल झाड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो आप बताइए ना कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार मिला हो, उनके सपने पूरे हुए। आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पे जो है आप गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। बेरोजगार नेता जो है न्यायालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। ये धमक है आपकी, मतलब आप प्रदेश के बेरोजगारों को जो है लाठी डंडे और पुलिस के बल बन रहे हैं। इसी से जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल है। आप लोग ये कहते हैं पार्टीज का मैनिफेस्टो होता है, आप लोगों का भी होता है और बीजेपी का भी था, और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो मुख्यमंत्री बनने जब सरकार आई थी उससे पहले जो मैनिफेस्टो था उसमें जो वादे किए थे वो मुख्यमंत्री धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। तो क्या एक विश्वास डेवलप करने की कोशिश नहीं की जा रही कि मैनिफेस्टो पूरा हो रहा है फिर आगे के काम होंगे?
देखिए दिव्य दर्शनी जी, मैनिफेस्टो का कौन सा वादा पूरा हुआ? मैनिफेस्टो में तो ये कहा गया था कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे पहली कैबिनेट से जो है प्रदेश के 25,000 बेरोजगारों के रोजगार निकलेंगे। निकले क्या? वो सड़कों पर गांधीवादी तरीके से उतरे भी अपनी मांगों के लिए, उनको आपने लाठी डंडों से पीटने का काम किया, गंभीर धाराओं पर मुकदमे दर्ज करके उनके जो है जेलों में भेजने का आपने काम किया। तो लगातार आप बेरोजगारों को जो है डरा धमका रहे हैं। 6 साल पहले जो विज्ञप्तियां निकली थी आज तक वो तक नहीं आप भर पाए। किस रोजगार की आप बात करें? और इतने सालों में जो ओवर एज हो गए हैं उनके बारे में तो आपकी सरकार सोच ही नहीं पा रही भाई। उनकी सरकार जो है वहां तक तो आप सोच ही नहीं पा रहे हैं भाई। 6 साल पहले जो अधियाचन हो गए थे उन पर भी आप आगे नहीं बढ़े हैं आज तक। कैसी बातें करते हैं आप? जो है झूठे कागज के पुलिंदों में आप आंकड़े दर्शा देते हैं। उन बेरोजगारों से पूछे जो अभी भी ठंड में वहां तंबू लगा करके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर आप गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रहे हैं, अभी भी उनको जेल का डर दिखा रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? अंकिता भंडारी प्रकरण में वीआईपी के नाम का खुलासा हो गया। आपके मंत्री बेशर्मी से सदन में कह रहे हैं कि कमरा ही वीआईपी है। और अभी विकास नगर में आपने देखा एक बुजुर्ग की जिस तरीके से बाहर के भू माफियाओं ने हत्या कर दी खुलेआम सरेआम। और अभी प्रेम यही जो है ये लालपुर पटेल नगर में एक युवती के मुंह में दिन दहाड़े जो है पिस्तौल घुसेड़ दी जाती है। ये है इस राज्य की कानून व्यवस्था। और राज्य स्थापना दिवस के दिन, जिस दिन देश की महामहिम राष्ट्रपति राज्य में मौजूद हो, राजधानी में जो है दिन दहाड़े जो है सचिवालय से 10 कदम की दूरी पर और डीजीपी ऑफिस के बगल में 20 करोड़ की डकैती हो जा रही है। राज्य की जो है आप नाक कटवाने का काम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गृह क्षेत्र खटीमा में एक ज्वेलर की जो है दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी जाती है उसकी ज्वेलरी शोरूम में घुस करके। ये है इस राज्य की कानून व्यवस्था। और ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन हत्या और बलात्कार की घटना जो है ना घट रही हो। राजधानी देहरादून का ऐसा कौन सा कोना बता दीजिए जो सुरक्षित हो। आज जो है लोग घरों से निकलने के डर रहे हैं, व्यापारी व्यापार नहीं कर पा रहे हैं खुले मन से। तो आप क्या बात कर रहे हैं? कौन सा विकास है जो आपने कर दिया भाई? तो फिर केवल जो है बयानबाजी में नजर आता है। आपने जितने मुद्दे उठाए हैं सर, ये वोट में कन्वर्ट क्यों नहीं हो पा रहे ये मुद्दे? आप फिर कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जो बम्पर बहुमत से जिता रहे हैं? ये बम्पर बहुमत कहां से आ रहा है? देखिए दिव्य दर्शनी जी, अगर उत्तराखंड की आप बात करें, जिन मुख्यमंत्री की आप इतनी तारीफ कर रही हैं वो खटीमा से चुनाव हार गए, वहां की जनता से पूछे ना क्यों उन्होंने उन पर विश्वास व्यक्त नहीं किया? सत्ता के दम पर तो आप कहीं से भी जो है चुनाव जीत जाएंगे। और उत्तराखंड में 2022 के बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी भले ही सत्ता में ना आई हो, लेकिन 5% जो है वोट बड़े हैं कांग्रेस पार्टी के। ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कांग्रेस पार्टी के वोट जो है बड़े हैं। और अभी भी भाजपा से 10 लाख वोट ज्यादा मिले हैं जिन 3 राज्यों की आप बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। तो ठीक है, जीत हार अपनी जगह है, ये समीकरण का खेल है। अभी आप भले ही जीत रहे हो, भले ही आप जीत रहे हो, लेकिन आपकी जीत से गरीब के चेहरे पे मुस्कान नहीं आ रही है। ठीक है शीशपाल जी और संजीव जी, प्लीज अपने अपने समय प्लीज। दीपक रावत जी, यहाँ पर हम विपक्ष की जब बात करते हैं तो बतौर मुख्यमंत्री, हम किसी इंडिविजुअल या भारतीय जनता पार्टी के नेता की बात नहीं कर रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री अगर किसी को पद बढ़ता है या ये कहा जाता है कि आपके इतने मुख्यमंत्री रहे, अगर इन 5 सालों के कार्यकाल के बाद कोई मुख्यमंत्री ऐसा है जिसको ज्यादा तवज्जो मिल रही है, तो क्या विपक्ष को इसकी सराहना थोड़ी बहुत नहीं करनी चाहिए? आपका काम है क्रिटिसिज्म करना, लेकिन सराहना तो कर सकते हैं। दिव्या जी आपकी बात सही है। और इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर हम पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें तो निसंदेह जो उनका भोलापन है उनके चेहरे में झलकता है, उनकी कार्यशैली में झलकता है। और इसमें हमें कोई संकोच नहीं है इनकी तारीफ करने में। लेकिन जब हम दूसरे पहलुओं पे नज़र डालते हैं तब लगता है कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से युवाओं को प्राथमिकता दे रही है, युवा मुख्यमंत्री बना रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं पर अब एक तरीके से अगर आज का जो आपका ये डिबेट का इशू है जहां पर आपने टॉपिक रखा हुआ है कि द पुष्कर सिंह धामी की धमक, ये भी दर्शाता है कि अब जो पुराने बुजुर्ग नेता हैं
जो खाटी नेता उत्तराखंड के कहे जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके दिन लग चुके हैं। उनको ये स्क्रिप्ट, उसको इस माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि अब जो भविष्य है भारतीय जनता पार्टी में वो युवाओं का है, और भारतीय जनता पार्टी के जो बुजुर्ग जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं या भविष्य में जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सपना देख रहे हैं, वो सपना ना देखें, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना करें, किसी प्रकार का कोई षड्यंत्र ना करें। ये मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस तरह पर पार्टी में चल रही है, उसी पर पार्टी का ही एक परिदृश्य है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं उत्तराखंड में। और साथ ही साथ मैं दो चीजें इस विषय में आपको बताना चाहूंगा। संजीव जी ने इस बात को ग्लोबल समिट के बारे में बताया, तो संजीव जी बहुत अच्छा है। ये भारतीय जनता पार्टी सारी जो पार्टियां हैं उनका रिपोर्ट कार्ड मांगती हैं। 2018 में ये दूसरा समिट था, पहला समिट हुआ था, और तत्काल के उस टाइम के जो हमारे मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके द्वारा और उनकी सरकार द्वारा कहा गया था कि 44,000 करोड़ का, ये इस बार दावा करते हैं कि धरातल में उतर गया है। उस टाइम 70,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। हमारा सिर्फ एक क्षेत्रीय दल होने के नाते सिर्फ इतना मानना है कि जो 70,000 करोड़ का एमओयू साइन हुए थे, उनमें से कितने धरातल पे उतरे और कहां कब। संजीव जी मेरे पर, संजीव जी आपको पूरा समय मिला था। संजीव जी आप बीच में बोलिए, आप संजीव जी आपको पूरा समय मिला था, ये समय मेरा है, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, सवाल। जब यही बात 70,000 करोड़ के एमओयू हुए थे, प्रदेश किस जिले में कितना हुआ, कितनी कंपनियां आई, कितना निवेश हुआ, इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट कार्ड, जब ये दूसरा समिट हुआ है, इसमें कोई भी इस तरीके का जो पहला समिट किया हुआ था 17,000 करोड़ का, कोई रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया, आज तक भी नहीं किया गया। रही बात हमारे इस प्रदेश की, इस प्रदेश में जो ये एक स्वप्न गढ़ा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ सही हो रहा है, तो दिव्या जी आप ही के प्रश्न में जवाब था कि अगर डबल इंजन की सरकार पहली बार तो नहीं चल रही है, 2014 से डबल इंजन की सरकार है, क्या कारण थे कि 5 साल के टर्नओवर में 3 मुख्यमंत्री का बोझ उत्तराखंड को दिया गया? इसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा ना, कि भाई किस कारण से 3 मुख्यमंत्री बने। अभी संजीव जी ने अपने संबोधन में कहा कि बड़े ही युशस्वी और बड़े ही अच्छे मुख्यमंत्री हमने दिए, तो क्या कारण था कि 3 मुख्यमंत्री, जहां पर 15 साल में 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को देने थे, वहां 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए गए। उनका जो अतिरिक्त बोझ इस सरकार ने हमारे उत्तराखंड के प्रदेश की जनता में डाला, उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। ठीक है संजीव जी, वो इन्वेस्टर समिट को लेकर जो आप बात बोल रहे थे, शॉर्ट में कीजिए, फिर मैं प्रेम पंचोल जी के पास जाऊंगी। दिव्य जी देखिए, अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि पुराना जो समिट था उसमें आपका कितना ग्राउंड हो, तो मैं आपसे बताना चाह रहा था कि 40,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्राउंड हुआ था। और अगली कोई आप इस संबंध में एक डिबेट रखिएगा, तो मैं कंपनी वाइज पूरा का पूरा कहाँ पर कितना हुआ, मैं कंपनी वाइज और पूरा ब्यौरा लेकर आऊंगा। संजीव जी ये जो डेटा अवेलेबल है सर, मैं भी बताने चाहती हूँ, ये जो डेटा है वो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2018 की अपनी वेबसाइट है जिसमें डाला गया है। उसमें विभागों की तरफ से वो तमाम डिटेल्स दी गई हैं, किस सेक्टर में कितना हुआ था, कितना इन्वेस्ट हुआ था, कितनी की ग्राउंडिंग हुई, किस पे काम चल रहा है, उनकी अपनी वेबसाइट्स में है। लेकिन वही है कि सर विपक्ष की तरफ से सवाल ये होता है कि आप डिटेल्स सरकार की तरफ से वो दिव्या जी ये सारे उद्योग, दिव्या जी ये सारे उद्योग, संजीव जी दिव्या जी ये सारे उद्योग जो लग रहे हैं, ये उत्तराखंड के युवाओं के भले के लिए लग रहे हैं, जो रोजगार के लिए लग रहे हैं। जहां ये 44,000 करोड़ की बात कर रहे हैं कि धरातल पे ये उतर गए हैं, इनको इसका जवाब भी देना चाहिए, कितने युवाओं को उत्तराखंड के जो रोजगार बेरोजगार थे उनको ये रोजगार मिला। उसका कोई आंकड़ा आज तक आपके पास आया है क्या? सरकार ने कोई श्वेत पत्र जारी किया है? कितने यहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनके लिए ये समिट किया गया, जिनके लिए कहा गया कि ये समिट उनके यहाँ के युवाओं के लिए है, युवाओं के रोजगार के लिए है, उसका कोई आंकड़ा संजीव जी की सरकार ने आज तक कोई प्रस्तुत किया? ठीक है दीपक जी, संजीव जी शॉर्ट में प्लीज जवाब। दिव्य जी देखिए, इस बार जो अभी हमारा ये ग्लोबल समिट हुआ है, उसमें 44,000 करोड़ के जो इन्वेस्ट है वो पूरी तरह से अभी तक ग्राउंड हो चुका है। बाकी की पूरी कार्यवाही अभी चल रही है। आज ही जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव हैं, उन्होंने जितने तमाम चाहे स्वास्थ्य वाला है तो स्वास्थ्य सचिव को, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है तो
उसको, यानी कि कहने का भाव है कि जो जिस क्षेत्र का सचिव है और उन सबको बहुत तेजी के साथ काम करने के लिए बोला है। और साथ ही साथ एक बड़ा काम क्या हुआ है, मैं आपकी जानकारी में ला रहा हूँ जी। बड़ा काम ये हुआ है कि एक एक अधिकारी को एक नोडल अधिकारी के रूप में वहां पे डिप्लॉय किया गया है कि इन विभागों का काम आप बहुत तेजी के साथ करें और सिंगल विंडो का उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी इन्वेस्टर को उनका समय जाया ना हो और उद्योग बहुत जल्दी से जल्दी ग्राउंड हो और हमारे युवाओं को रोजगार मिले, पलायन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो। इसी दिशा में हमारी सरकार बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, जब से हमारा प्रदेश बना है तब का परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें, बिल्कुल परिस्थितियां फर्क थी और अब जब मुख्यमंत्री धामी मुख्यमंत्री हैं तब परिप्रेक्ष्य बिल्कुल फर्क है। यहाँ की जो आपकी अवेलेबिलिटीज है रिसोर्सेज की और जो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो बहुत फर्क है। लेकिन एनडी तिवारी को कांग्रेस मानती है कि सबसे दमदार मुख्यमंत्री थे। बीजेपी के टाइम पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को माना जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री का जो है मुख्यमंत्री धामी के आने के बाद से ज्यादा सेंटर फोकस्ड जो है उत्तराखंड को दे दिया गया है, सेंट्रली फोकस्ड हो गया है? नहीं, बिल्कुल। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो उनका उत्तराखंड से भावनात्मक रिश्ता है और उनके लिए 5 सांसद बहुत बड़ी बात नहीं। किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के लिए 5 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन उनका यहाँ से भावनात्मक रिश्ता है। लंबे समय तक वो इधर कहीं रहे और कहीं पढ़ाई लिखाई उन्होंने जो भी अपना अध्ययन किया होगा, घूमे फिरे। लेकिन जब राज्य बना, जब हमारी अंतरिम गवर्नमेंट जो बनी थी यूपी से हट करके, तो उस दौरान जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई उन लोगों ने समझा नहीं कि हम राज्य को कैसे बनाएं। जो हम आज घाटा भुगत रहे हैं, जो आज जब धामी जी थोड़ा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं या अभी उन्होंने अपनी पार्टी पे विश्वास बना दिया है, अभी जनता पे विश्वास बनाना बाकी है, वो सारा घाटा उन 13 महीनों का है। 13 मंथ्स जो नाटक हुए वो किसी से भुलाया नहीं जा सकता। यदि हमको बोलना पड़े तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हुआ है। ये समझ नहीं पाए हमारे जिनके ऊपर जिन्होंने सत्ता संभाली कि हम इस प्रदेश को किधर ले जाएंगे जी। क्योंकि अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे तो राज्य बन गया और सभी लोगों का प्रयास था, ऐसा नहीं था। सारे आंदोलनकारी, सारे उत्तराखंड के लोग सड़कों में थे, वो कांग्रेस भाजपा तमाम राजनीतिक दलों के लोग सड़कों में थे और ये राज्य मिला। लेकिन जिनको जिम्मेदारी दी गई, अधिकांश लोग तो विधान परिषद के सदस्य थे जी। और उनको मिनिस्टर वगैरह सब बनाया गया, लेकिन 13 मंथ्स में जो कार्रवाई इन लोगों ने की उससे जनता संतुष्ट नहीं और राज्य का बहुत बड़ा घाटा हुआ। और जब जनता को बहुत दुख हुआ तो उन्होंने सीधा पलटवार किया और एनडी तिवारी जैसे व्यक्ति को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया और उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी में नहीं भुला सकते, दूसरी और पार्टियां में नहीं भुला सकती है। उन्होंने बहुत सारी चीजें स्थापित की है, हालांकि वो चीजें खराब हो गई। अब मैं आपको बता दूं कि आईटी पार्क की जो कल्पना है, आप उसकी पूरा डीपीआर पढ़ेंगे तब की, तिवारी जी के जमाने की, तो दुनिया का सबसे बड़ा आईटी पार्क यहाँ बनाना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, हमारे उनके मुंह से बच्चे निकलते, एजेड थे काफी, तो वैसे हमारे यहाँ के जो यूथ है जो बहुत अच्छा पढ़ करके आगे जा रहे हैं, तो वो विदेश क्यों जाएं? अगर घर के पास उतना बड़ा पैकेज उनको यहीं देहरादून में मिल जाए। इस तरह का आईटी पार्क था। आज धामी जी के नेतृत्व में मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को, आज के मुख्यमंत्री को, कि उस आईटी पार्क को वापस लौटाई। ये आपके लिए चुनौती है, क्योंकि वो आईटी पार्क यहाँ बनेगा ना, स्वरोजगार अपने आप ही डेवलप होगा। हमें किसी मिनिस्टर की कमेंटमेंट की आवश्यकता नहीं, कोई जियो की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो विश्लेषण है और जो ये क्या बोलेंगे हम, जो तब और अब में जो अंतर है, ये हमको पाटना पड़ेगा। जो आज के मुख्यमंत्री की चुनौती है, आज के मुख्यमंत्री की चुनौती ये है कि रोजगार 24 सालों में बहुत ज्यादा रोजगार क्रिएट नहीं हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारे मुख्यमंत्री को, अगर आपकी इतनी प्रशंसा और अगर आपकी इतनी छवि आपके संगठन में हुई है, तो आपको राज्य के लिए भी अब छवि को आपको उभारना पड़ेगा, अपनी छवि को, क्योंकि रोजगार सृजन यहाँ नहीं हुआ है। यहाँ पर बाकायदा विभागों का पुनर्गठन नहीं हुआ है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में यहाँ के इन्वायरमेंट को लेकर के, यहाँ के पर्यावरण प्रकृति को लेकर के, यहाँ के मौसम को लेकर के, यहाँ के भूगोल को लेकर के, यहाँ रोजगार सृजन करना बहुत जरूरी है, विशेषकर सरकारी रोजगार, क्योंकि यह सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए सरकारी रोजगार मैं इसलिए कहता हूं कि इन्होंने जब विभागों का पुनर्गठन किया तो उपनल यहाँ पर बना दिया गया। उपनल की कोई जरूरत ही नहीं है
और मैं, मेरे अलावा आप और किसी को पूछेंगे तो उपनल और सेवा योजना कार्यालय दोनों साथ खड़े कर रखें। समझ नहीं आ रही बात कि जो हमारे शिक्षित बेरोजगार हैं वो अपना नाम सेवा योजना कार्यालय में लिखाएंगे कि उपनल में लिखवाएंगे। वो उपनल से जो भेदभाव इस राज्य में फैला है वो काम हमारे मुख्यमंत्री करना पड़ेगा। बहुत सारे काम है, रोजगार सृजन करना पड़ेगा, स्वरोजगार का सृजन भी करना पड़ेगा। स्वरोजगार सृजन का मतलब ये कहना चाहूंगा मैं कि जब इतने उद्योगपति यहाँ आ गए हैं, इन्वेस्टर समिट यहाँ हुआ है, वैसे तो नहीं होना चाहिए। हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल में मुझे नहीं लगता कभी वहाँ इन्वेस्टर समिट हुई होगी तो इतना हवा उन्होंने नहीं बनाई है। तो ये हमको सीखना है कि अब आप यहाँ से 45 किलोमीटर चलो और पोंटा में वो ऐसी कंपनियां हैं जो आ गए, उन्होंने अपना काम बहुत ज्यादा फैला है। पोंटा बिल्कुल यमुना नदी के पार है, यमुना नदी का हम उत्तराखंड है और यमुना नदी के पार जो है पोंटा है। तो यहाँ पर हमको ये सीखना है कि यदि हमने उद्योगों को यहाँ आमंत्रित करना है तो क्या वजह है कि हिमाचल की सरकार में जो कंपनी आ गई वो वापस नहीं जाती है। यहाँ का इतिहास है, यहाँ लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट है कि कितनी कंपनी आई और कितनी गई, वापस नहीं आई। और जो कंपनी गई उन्होंने यहाँ के सैकड़ों रोजगार मजदूरों का शोषण करके गई। तो ये कुछ काम है जो मुख्यमंत्री जी को लोगों का विश्वास बनाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक काम में वो सफल हो गए हैं, अपनी पार्टी पे उन्होंने विश्वास बना दिया, लेकिन जनता में विश्वास जगाने की जरूरत है। और छोटे छोटे काम हैं जिनको वो कर सकते हैं। यहाँ पे उद्योग उन्होंने इन्वाइट किए तो उन उद्योगों को वो सुविधा दीजिए जो हिमाचल में है, क्योंकि हिमाचल में जो पेड़ हिमाचल में पैदा होता है वो उत्तराखंड में भी होता है। हिमाचल का जो मैदानी क्षेत्र है सेम उत्तराखंड का भी मैदानी क्षेत्र वैसे है। जब हम ऊना में जाते हैं तो हम उधम सिंह नगर जाओ तो एक जैसे लगता है, हरिद्वार जाओ एक जैसे लगता है, तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए हिमाचल से सीखना चाहिए बहुत सारे कामों को लेकर के, और वहाँ स्वरोजगार कैसे पैदा किया गया वो भी वहाँ सीखना चाहिए हम लोगों को। शीशपाल बिष्ट जी, इस प्रदेश में इन 24 सालों में आपकी भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी रही है। चैलेंजेस आप लोगों को भी बहुत समझ में आते हैं, आप लोगों को भी उतना मौका नहीं मिला आपके मुख्यमंत्रियों को काम करने का, लेकिन क्रिटिसाइज करना अपनी जगह है, लेकिन सरकार में रहकर चैलेंजेस को फेस करना अलग बात है। क्या आपको लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने भी वही चैलेंजेस है, उसके बीच में मुख्यमंत्री उठने की कोशिश कर रहे हैं? राज्य में प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, केंद्र में भी प्रचंड बहुमत वाली इन्हीं की सरकार है। ये कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन वो डबल इंजन जो है आज तक दिखाई नहीं दिया ना, उसको जो राज्य में कोई लाभ उसका मिला। इन्वेस्टर मीट की बात हो रही है, इन्वेस्टर मीट के मामले में 2018 में कहा कि 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं। जब विपक्ष ने बहुत सवाल खड़े किए तो कहा नहीं साहब 1,25,000 करोड़ रुपए के जो है MOU है। अब ये कह रहे 29,000 करोड़ रुपए की जो है ग्राउंडिंग हुई है, जो अभी आप कह रहे थे वेबसाइट। झूठ मत बोलिए, नहीं 40,000 करोड़ का ग्राउंडिंग हुआ है और अरे भाई इस बार की मैं 2018 की पूरा 2018 की बात कर रहे हैं, 2018 की बात कर रहा हूँ। शीशपाल जी यही बात हुई थी सर, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं सर, यही करेक्शन कर दूं। अभी जो बात हुई थी वो 2018 की 40,000 करोड़ की हुई थी और 44,000 करोड़ अब की बात हुई है, वर्तमान की। अरे दिव्य दर्शनी जी लगातार झूठ बोलने का काम ही कर रहे हैं। अभी वेबसाइट खोली आप बोल रहे हैं, उसमें 29,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग की बात ये करें। आपकी आदत बताइए ना, चलिए आपकी आदत HNN की टीम चलेगी, HNN की टीम चलेगी, संजीव वर्मा जी को साथ ले लीजिए और बताइए ना वो ग्राउंडिंग कहाँ पर है भाई। वो ग्राउंड के नीचे ही है कि ग्राउंड के ऊपर भी आया है वो निवेश? अरे धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। बेरोजगार लगातार रोजगार मांग रहे हैं। अरे भाई आंकड़ेबाजी से बाहर आइए, धरातल पर दिखाइए तो सही कहां पर है वो निवेश, वो अंकुरित भी हुआ कि नहीं हुआ। केवल जो है अपनी दृष्टि का इलाज कराइए। भाजपाई चश्मे से दिखाई दे रहा है, जनता को नहीं दिखाई दे रहा, मीडिया को भी नहीं दिखाई दे रहा, प्रदेश के बेरोजगारों को भी नहीं दिखाई दे रहा। प्रदेश के बेरोजगारों से कहलवा दीजिए कि हाँ भाई ग्राउंडिंग हुई है, उद्योग लगे हैं। आप बताइए ना पहाड़ में कौन से प्रदेश में जो है कौन से जनपद में उद्योग लगे हैं भाई, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। तो झूठ की तो आपकी मशीन है, जुमलों की सरकार आपकी चलती है, इससे कौन अनभिज्ञ है। और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने पकड़ बनाई, अरे अपने कैबिनेट में सहयोगियों पे तो पकड़ नहीं बना पा रहे। छिलक्यारा में 10 दिन बाद अभी ये जो बार-बार वहां के प्रभारी मंत्री पहुंचे, जब विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए, 10 दिन बाद और PWD मंत्री 2003-4 में हमारी अटल बिहारी वाजपेयी
जी की सरकार ने 1000 करोड़ का औद्योगिक आपके पैकेज दिया दोनों पूर्व था मुख्यमंत्री और आपने उसको छीनने का काम मुख्यमंत्री किया। पे भरोसा टैक्स करने के लिए हॉलिडे तैयार दिया नहीं था, है। आपने उसको छीनने आपके का काम कैबिनेट किया। मंत्री जो है मुख्यमंत्री पे भरोसा विशेष करने के राज्य लिए का तैयार दर्जा नहीं दिया है। था, आपने उसको आपके छीनने का विधायक काम आपके किया। मुख्यमंत्री पे 108 भरोसा योजना करने के लिए परियोजना तैयार दी, नहीं है। आपने उसको और देश छीनने के का मैं किया। बेरोजगार आऊंगी संजीव जी मुख्यमंत्री आपके पे पास आप आऊंगी। उसको केवल भरोसा करने के लिए शीशपाल तैयार जी नहीं है। मेरे सवाल और का देश जवाब की दीजिए, क्योंकि मातृभूमि समय की जो है, कमी है मेरे छीनने का पास। है आप पर भरोसा श्रीमती। करने के लिए ठीक है, तैयार संजीव जी, नहीं आपके है। पास और आऊंगी। विपक्ष ठीक के है। उसी की वजह विपक्ष से के प्रवक्ताओं को बहुत बड़ी भाजपा के संख्या प्रवक्ता में बोलने नहीं यहाँ देते। से उद्योग ठीक है। अरे गए। ठीक है, सूचना विभाग के दम पे आपकी चल रही होगी, आपके झूठे आंकड़े जो है उनकी पोल पट्टी खुल रही है। ठीक है सर, क्योंकि आप मेरे जमीन के सवाल ऊपर का अगर जवाब कुछ दे दिखाई नहीं दीजिए। देगा। शीशपाल जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, दिव्य मेरा दर्शन, छोटा सा दो सवाल बात, ये दो था, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह सर, चैलेंजेस समझ में आते हैं सारी सरकारों को, और जिसकी बात करते हैं कांग्रेस का एक छोटा सा जिक्र आप लोग हमेशा करते हैं, हमारी पार्टी में जो है डेमोक्रेसी है और भारतीय जनता पार्टी में डिसिप्लिन। क्या आपको लगता नहीं कि डिसिप्लिन डेमोक्रेसी पे हावी हो जाता है कि आज आप लोग अपनी पार्टी को मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पा रहे हैं, तभी आप लोग पीछे हैं बीजेपी से? देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप क्या बात कर रही हैं? कांग्रेस पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, का हमने पुनर्गठन कर दिया, सभी बूथों का पुनर्गठन कर दिया, सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों का पुनर्गठन हो चुका है और सभी जनपदों के जिला सम्मेलन चल रहे हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी भी कुमाऊं के दौरे में है। अरे भैया, पहले हवा में तो प्रदेश की टीम भाजपा तो है, बना लो। हवा में तो पहले भाजपा है, प्रदेश की टीम हवा सर में तो इसीलिए भारतीय आपने जनता एकला पार्टी है। चलो, प्रदेश की आपने टीम तो बना लो। मुख्यमंत्री हवा में शीशपाल है, जी, शीशपाल जी जो ठीक है, आपने मंत्रिमंडल एकला चलो बोला, आपने बीजेपी के लिए, मुख्यमंत्री के लिए बोला एकला चलो की राजनीति। एकला चलो तो फिर आपके करण महारा भी चल रहे हैं सर, एकला चलो की रणनीति तो वो भी अपना रहे हैं, फिर तो दोनों ही आप लोग देखिए सेम दिव्य पेज पे दर्शनी हुए। जी, देखिए दिव्य दर्शनी जी, आप सरकार को मक्खन लगाइए, सूचना विभाग को सर खुद प्लीज, करने के सर लिए आप प्लीज, कुछ भी सर बोलिए, शीशपाल जी लेकिन आप तो हकीकत कम से यही कम है ये कि नहीं बोल मुख्यमंत्री सकते मंत्रिमंडल सर, का आप तो ये विस्तार नहीं कर बोल पा रहे। सकते। क्यों नहीं कर पा सवाल रहे भाई? वाजिब, अगर सवाल आपके घर में पूछा जा सब रहा है कुछ सर। ऑल सही इज वेल बात है, बोले तो आपको मक्खन की पार्टी बात का करते समर्थन हैं। हासिल सही है, बात शीशपाल बोलो जी, तो ठीक है। पूर्व मक्खन की बात मुख्यमंत्रियों करते का हैं। समर्थन हासिल है, तो सर, क्यों चार अरे भाई, शीशपाल जी, मंत्रिमंडल शीशपाल जी कम से कम आप तो ये नहीं बोल सकते आपकी हैं, पार्टी आप का लोग ये जग नहीं बोल जग सकते हैं। जग जाहिर है, और जग कांग्रेस जाहिर है पार्टी के मेरे अंदर भाई। सर, सब सवाल कुछ जो है पूछना, मक्खन ऑल इज लगाना वेल है, नहीं सब होता। एकजुट शीशपाल है और जी। आप 2024 के चुनाव में सबको संयुक्त रूप से जो है भाजपा को जवाब देते हुए देखेंगे। यही भाजपा से हजम नहीं हो रहा। और दो चीज कहना चाहूंगा दिव्य इसीलिए दर्शनी जी, 3 राज्यों धामी जी में की धमक धराशायी का हुए उदाहरण है, हैं कल आप। 16 तारीख है और यूपीसीएल की बोर्ड बैठक है जिसमें प्रदेश के बिजली के दाम 30% बढ़ाने का जो है प्रस्ताव आ रहा है। तो आप बताइए ना, ये धमक है उपभोक्ताओं की जेब काटने की। आप जो है फिर से एक योजना बना रहे, हर साल तो आप जेब काट ही रहे थे। अरे कितना जो है दाम बढ़ाओगे इस ऊर्जा प्रदेश में। और दूसरा आप देख लीजिए, धामी जी की धमक है कि सहकारिता के चुनाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जो है निकाय के चुनाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं, सारे चुनाव आप टालते जा रहे हैं। भाई इतनी धमक है, इतनी लोकप्रियता, इतना काम कर दिया, दिव्या जी, तो इनके सामना सरकार में कीजिए ना जनता जनता ने का। डेनिस क्यों नहीं की कर रहे धमक हैं? देखी, तो आप कहीं भी नहीं डेनिस कर की पा रहे। धमक सहकारिता में तो देखी, अवैध सरकार खनन की की ही धमक गलती है, पूरी देखी, मशीनरी के दिन दम पर दहाड़े आरोप चुनाव प्रत्यारोप डिप्टी जेलर की हत्या देखी। निर्देश अरे दे चुका है कई क्या बार बात, कि भाई कहाँ चुनाव तक कराइए बातें समय ठीक करेंगे? है, शीशपाल जी, आपकी एक राज्य संजीव में वर्मा जी। भ्रष्टाचार ठीक है, घोटाले संजीव होते जी, थे, ठीक आप है। उसके कैसे ऊपर जो चादर है कंबल मान लिया डालने का जाए काम कि जो है करते थे। साहब संजीव बताइए प्रदेश किस में पर विकास किसकी हो रहा है, जांच काम हो कराई, रहा है, धामी किस जी पे की धमक हो रही। कार्यवाही करी? हाँ, एक मीडिया मिनट, वालों समय को की मेरे बोला, पास कमी है, सूचना प्लीज विभाग के अपने अपने समय पे बलबूते बोलिए। पर, जी। और जो है बाकी जो है अपनी पीठ थपथपाई रहे खुद की, और भाजपा के जिन लोगों को दायित्व चाहिए वो जो है परिक्रमा में लगे हुए हैं। तो इससे ज्यादा तो चौतरफा फेल है, नाकाम है धामी जी। और मुझे नहीं लगता कि जो है कोई लाभ इस प्रदेश को मिल रहा है। हाँ, उनकी अनुभवहीनता का खामियाजा जरूर इस प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, हमारे बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है, हमारी मातृशक्ति को भुगतना पड़ रहा है। हेलो जी जी, आपकी बात पूरी हुई सर। संजीव वर्मा जी, आपको ठीक है, एक तरफ आप पॉपुलैरिटी की बात करते हैं लेकिन चैलेंजेस कम नहीं है मुख्यमंत्री के सामने, क्योंकि आप सेंट्रली जो आप लोगों ने वादे किए थे, चाहे यूसीसी का मुद्दा हो चाहे अन्य मुद्दे हो, आपने वो जिक्र किया, लेकिन बेसिक यहाँ के धरातल के मुद्दे भी हैं जिसपे काम करने की जरूरत है, जो लगातार लोग उठाते हैं, जो लगातार विपक्ष उठाता है। क्या वो चैलेंज आपको नहीं लगता अभी मुख्यमंत्री के सामने है? दिव्या जी, देखिए, रोजगार स्वरोजगार की जो बात है उसके ऊपर सरकार पूरी तरह खरी उतरी है। 14,500 सरकारी भर्तियां अभी तक पूर्ण हो चुकी हैं, उसमें अपॉइंटमेंट्स युवाओं को दे दिए गए हैं और अभी 10,500 नौकरियों पर जो भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से गतिमान है। ये तो आंकड़ा रहा सरकारी रोजगारों का। और जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकारें
इनके शासनकाल में जो भर्ती घोटाले लगातार होते थे, जिसमें तमाम युवाओं का सरकारों के ऊपर से पूरी तरह विश्वास उठ गया था, आज एक विश्वास का वातावरण बना है। युवा जब पेपर अपना दे के आते हैं तो पूरी तरह आश्वस्त होते हैं कि इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, पास हूँ फेल हूँ जो भी होगा, जो मेरी मेहनत होगी उसका परिणाम मेरे सामने आएगा। तो एक ये विश्वास का जो वातावरण बनाने में हमारी सरकार कामयाब हुई है, तो मैं सोचता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट के रूप में हम इसे देखना, हमको देखना चाहिए। जहां कुकर मुत्ते की तरह जगह जगह मजारें उगाई थी और तमाम असामाजिक तत्व एक तरह से अतिक्रमण पूरे उत्तराखंड भर में कर रहे थे, तो ऐसे तत्वों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। धर्मांतरण कानून के तहत आप ये देखिए, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद की जो तमाम घटनाएं यहाँ पर चल रही थी, उनके ऊपर भी पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कुशल नीतियां हैं उनकी माध्यम से हुआ है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को 100 में से 100 अंक इस पे देना चाहता हूं। उनका वो लगातार जनता का विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ हो रहा है, और न केवल उत्तराखंड का बल्कि देश की जनता भी उनको बहुत एक आशा भरी नजरों से देख रही। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। दीपक जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या जी, उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट रूप से कहता है कि राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इस प्रदेश के लिए एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इन्होंने सिर्फ डसने का काम किया है। संजीव जी ने अभी अपने जितने विचार रखे, जितने अपना बखान किया अपने भारतीय जनता पार्टी का, जो मूल समस्या है उत्तराखंड की, जो पलायन की, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों को बताना है कि पलायन की समस्या का समाधान किया कि नहीं किया। क्यों, क्या कारण है कि आज श्रीमान जी होम स्टे हमने दिया, होम स्टे दिया आपके बारे में अगली बार में आपको बोलने नहीं दूंगा। पलायन की समस्या अगली बार में आपको बोलने नहीं दूंगा। डिस्कशन का जब मेरा समय चल रहा है आपको पूरी तरह से लगाम लगी है। समझ लीजिएगा। ठीक है, फाइनल कमेंट शॉर्ट में सर प्लीज। दीपक रावत जी, देखिए, अगर आज का जो आपका टॉपिक था धामी जी की धमक जी, इसके बारे में अगर भारतीय जनता पार्टी उसका बखान करना चाहती है, निस्संदेह रूप से जो स्वाभाविक रूप से हम कहें जो स्वभाव है, एक पहाड़ी का स्वभाव होता है, सरल स्वभाव और अपने काम करने की क्षमता को बढ़ाना, कर्तव्य निष्ठा, ये धामी जी के अंदर है। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर हम कहेंगे तो राजनीतिक रूप से हमें मानना पड़ेगा भी उन्हें बहुत काम करना है, अपने ही दल में उनको अपना वर्चस्व साबित करना है, अपने आप को स्थापित करना है। उसके बाद फिर प्रदेश की जो अन्य समस्याएं हैं उन पर उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, शिषपाल सिंह बिस्जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। दर्शनी जी, अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी धामी की धमक को मान लेंगे तो मैं भी मान लूंगा कि धामी जी की धमक है। और कल जो बिजली के दाम 30% तक बढ़ने जा रहे हैं, अगर वो उनको रुकवा देते हैं तो मुझे लगेगा कि मुख्यमंत्री जी की जो है विभाग सुन रहे हैं, अधिकारी सुन रहे हैं, और जो सहकारिता के चुनाव, निकाय के चुनाव इन्होंने टाल दिए हैं, उनको तत्काल जो है अगर करवा देते हैं तो समझूंगा कि मुख्यमंत्री में मद्दा है जनता को फेस करने का। वरना तो जो है अपनी पीठ थपथपाते रहे, अपने जो है लोगों से अपने गुणगान करवाते रहे, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों पर जो लाठी डंडे भाजने का काम इन्होंने किया, जो अभी भी जो है उनको पुलिस की खौफ दिखा रहे हैं, बेरोजगारों को जो है मुकदमे आप अभी भी उन पर कर रहे हैं, DIP के नाम का अभी तक खुलासा नहीं हो रहा, तो कैसे मान ले। लगातार जो है नाकामियां ही नाकामियां हैं, कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है, उद्योग अभी तक पहाड़ चढ़े नहीं है, तो लगातार निराशा है। और ये है कि भाजपा के लोग भले ही कुछ कहते रहे, लेकिन जनता के बेरोजगारों के दिल से पूछिए, हमारे जो है यहाँ पर उन युवाओं के दिल से पूछे जो सेना में जाना चाहते हैं। अग्निपथ योजना लाद करके आपने उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम किया है। आप शिक्षा विभाग के उन शिक्षकों से पूछिए जो शॉर्ट में सर, शिषपाल जी प्लीज शॉर्ट में अपने बात कंप्लीट करें। हाँ, तो दिव्य दर्शनी जी, शॉर्ट में तो यही है ना, दो तरफा जो है ये सरकार फेल है, और फिर भी कह रहे हैं कि साहब हमारी धमक है। तो कैसी धमक है आप बताइए। आप जो है निकायों के चुनाव नहीं करा पा रहे, बिजली के दाम कल बढ़ने जा रहे हैं, उनको रुकवा दीजिए, जनता को कुछ तो राहत मिले। ठीक है, बिल्कुल शिषपाल भाई जो कह रहे हैं उनके दुखड़े को सुनने का समय
हमारे मुख्यमंत्री को निकालना चाहिए और ये लाजमी है और स्वाभाविक भी है कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस में लोग हैं, उत्तराखंड के जितने लोग हैं आप उनके मुख्यमंत्री जी। हैं। तो सरकार को और मुख्यमंत्री को हर किसी के दुख को समझना चाहिए। ठीक है। दुख तब होता है जब सरकारें बदले की भावना से काम करती है और मुझे लगता है कि धामी में जी में वो मादा है कि वो बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। जो पाइपलाइन में है, जो राज्य बनने के दौरान से पाइपलाइन में काम है, उनको उभारेंगे, उनको जो इम्प्लीमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि राज्य की तस्वीर बदलेगी और रोजगार स्वरोजगार की तमाम चीजें जो है वो आगे आएगी और लोगों को कुछ संतुष्टि मिलेगी। बिल्कुल। संजीव वर्मा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्या जी, देखिए, रोजगार स्वरोजगार की दिशा में हमारी सरकार बहुत बेहतरी के साथ काम कर रही है। जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है। 1905 जैसा ऐप हमने जारी किया है। पूरी तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने की दिशा में सरकार का बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जनता उसको सराह रही है और आने वाला भी जो 2024 का चुनाव है उसमें भी इसकी एक मान्य धामी जी की धमक हमको देखने को मिलेगी। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में चल रही है, सभी उत्तराखंड की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कार्यों से पूरी तरह संतुष्ट है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के रूप में अपनी सहमति देगी। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धामी की धमक आज का विषय था, क्योंकि पिछले वक्त में हमने देखा है समय के साथ साथ जैसे पॉपुलैरिटी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी है, चाहे वो 3 राज्यों में जीत हासिल करना हो, 100% इलेक्शन रिजल्ट देना हो, इससे ये लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी धामी की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। और उसके बाद जो मोदी जी का प्रेम हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अपना प्यार जो है वो दिखाया हो धामी जी के प्रति, ये सभी इन बातों का संकेत है कि आने वाले वक्त में राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा कद जो है मुख्यमंत्री का बढ़ सकता है। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखा।